हमने जो पहला टॉपिक है आपको वो बताया कि कैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, राइट। आप लोगों ने, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने इन पॉइंट्स को कम से कम 1 से 2 बार देखा होगा और इससे रिलेटेड जो यूपीएससी और यूपीपीएससी के सवाल आए हुए हैं उनको देखा होगा, या किसी भी कमीशन के सवाल देखे होंगे तो मैक्सिमम सवाल आपसे हल हुए होंगे। आज हम लोग अपने प्लान के अंतर्गत फर्स्ट हाफ में ये जो फिगर है 18वीं शताब्दी में, वो है यूरोपीय कंपनियों का प्रभुत्व, यूरोपीय कंपनियों का प्रभुत्व। लेकिन ये प्रभुत्व स्थापित हुआ है 18वीं शताब्दी में, और भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं वो 15वीं शताब्दी से आ रही हैं, वेल नोन फैक्ट है। तो निश्चित रूप से हमें, हालांकि इस 18वीं शताब्दी के भारत से उसका, अगर आप देखेंगे कि तकनीकी रूप से कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन सिर्फ 18वीं शताब्दी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम प्रभुत्व और संघर्ष की चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें आगमन भी यहीं समझना चाहिए। इसलिए मेरा जो अपना लेक्चर प्लान है वो ये है कि हम सेकंड टॉपिक में हम आगमन देखेंगे, और याद रखिएगा कि सेकंड टॉपिक में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। थर्ड टॉपिक में हम आपको बताएंगे, पहले भी हमने चर्चा किया हुआ है कि इन यूरोपीय कंपनियों में, आज तो हम एकदम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक डायमेंशन की चर्चा करेंगे कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का प्रत्यक्षतः संघर्ष इसमें दिखाई देगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, याद रखिएगा, कहीं ये कंफ्यूज ना होइएगा कि सर आज के टॉपिक में सर संघर्ष ने नहीं बताया। मेरा लेक्चर प्लान ही नहीं है। मेरा जो लेक्चर प्लान है वो ये है कि हम पहले आगमन की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर प्लान में हमारा ये है कि किस तरह से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। और जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से संघर्ष हुआ। ये मेरा चौथा टॉपिक होगा। तो इसलिए डायमेंशन एकदम क्लियर रखिए। जब आप किताब पढ़ते हैं या कई जगह आप देखेंगे संस्थानों में भी लोग यही पढ़ाते हैं कि कंपनियां आईं और आपस में संघर्ष को दिखाने लगते हैं और लड़के प्रायः कन्फ्यूज रहते हैं। इसलिए मैं आपके सामने एक नया लेक्चर प्लान लाया हूँ, और ये लेक्चर प्लान ऐसा नहीं है, आप लोग भले इसको फर्स्टली देखेंगे, लेकिन हम पिछले 10-12 सालों से, 14 सालों से इसको पढ़ा रहे हैं और लड़के बहुत एंजॉय करते हैं। हालांकि आपको इस रूप में, जिस रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, उस रूप में भले न मिले, लेकिन किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इस रूप से अपने दिमाग को तैयार रखेंगे तो जो समझ जो डेवलप होगी, जो समझ विकसित होगा, उससे आप बहुत बेहतर कर सकेंगे, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। हम लोग चर्चा करेंगे आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में। देखिए, भारत और जो यूरोप का संपर्क था बहुत पुराना था, एंशिएंट एज से था। तो 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ उसकी क्या विशेषता थी, किन किन पहलुओं पे हमें जानने की ज़रूरत है। आइए हम लोग पहले अपने डायमेंशंस को क्लियर कर लें कि क्या क्या, किन किन जगहों पे हम देखेंगे। पहली चीज़ तो आज के डेट में हम आपको बताएं, जैसे जब आप कंपनी की बात करते हैं, अगर आज के डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी क्या है तो आप क्या जवाब देंगे कि कंपनी एक ऐसी संस्था है जो कि फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है ना, श्रमिक कानूनों का पालन करती है, और या तो प्रोडक्शन का कार्य करती है और या तो सर्विस देने का कार्य करती है। ये आज के डेट की कंपनी की परिभाषा है। और उसके बाद तो फिर बहुत सारे आपके वर्गीकरण हैं कि कौन सा आपका इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन, बहुत सारे आधार पर हम लोग उसको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, बृहद उद्योग, नवरत्न, महारत्न वो बांटते हैं। वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो इतिहास का पार्ट नहीं है। लेकिन उद्योग को जब हम डिफाइन करते हैं तो सामान्यतः इस रूप में दिखाई देते हैं, या फैक्ट्री को डिसाइड करते हैं। कंपनी की बात करते हैं तो ये परिभाषा होता है।
लेकिन जब हम 18वीं शताब्दी में कंपनी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से 18वीं शताब्दी की कंपनी में ये जो बातें हैं, ये जो परिभाषा है वो एकदम लागू नहीं होगी। तो फिर क्या थी कंपनी? आपको बताऊं कि कंपनी एक ऐसा संगठन थी, एक ऐसा संगठन थी जो कि व्यापार तो करती थी, जो व्यापार करती थी और व्यापार करती थी और भारत में कलेक्शन सेंटर या संग्रहण केंद्र बनाती थी या संग्रहण केंद्र स्थापित करती थी, स्थापित करती थी। यानी एक तरह से इंडिया में उस समय में 18वीं शताब्दी में न तो प्रोडक्ट जो आधुनिक कंपनी का काम है कि प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड करना, निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। एक कलेक्शन सेंटर था कि स्थानीय मार्केट से उन्होंने क्या किया कि कुछ वस्तुओं को कलेक्ट किया और फिर उसे यूरोपीय मार्केट में क्या किया, सेल आउट किया और उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे कंपनी को प्रॉफिट होता था। पहली चीज़ तो कंपनी को इस रूप में देखेंगे। दूसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब प्रारंभिक स्तर पर ये कंपनियां आईं, कंपनी यानी जब हम कंपनी की बात करेंगे तो हमने संगठनात्मक स्तर पर बात करेंगे और आप देखेंगे कि जिस तरह से भारत में कंपनियां आईं, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स, तो उनके स्वरूप में अंतर था। तो पहले तो कंपनी क्या थी ये आप ध्यान दीजिएगा, और दूसरे उन कंपनियों के संगठन में संगठनात्मक ढांचा कैसा था या संगठन के स्वरूप में क्या अंतर था, इसकी हम चर्चा करेंगे। कि कोई सरकारी कंपनी थी तो कोई ज्वाइंट स्टॉक वाली कंपनी थी, राइट। तो इस दो प्रकार की कंपनियां थीं, इनका क्या नेचर था, हम उसकी चर्चा करेंगे। और तीसरी चर्चा ये करेंगे इसमें हम लोग कि कंपनी को आपने जाना कि किस तरह से आधुनिक कंपनियों के से भिन्न कंपनी थी ये। तो हम यहाँ पर कंपनी जाने, कंपनी के स्वरूप को जाने और हम व्यापारिक ढांचे की भी चर्चा करेंगे, किन किन चीज़ों का व्यापार हुआ, व्यापारिक ढांचे की चर्चा करेंगे और भारत में कहाँ कहाँ कंपनियाँ स्थापित हुईं, यह एकदम फैक्चुअल पार्ट है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आपको बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको टेबुलेशन मेथड से टेबुलेट करके आप देख सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो फरमान हुए, जो नीतियाँ थीं, फरमान थीं, नीतियाँ थीं, पॉलिसीज़ थीं, उन पॉलिसीज़ की चर्चा स्पेशल में देखेंगे और कुछ गवर्नरों की भी चर्चा करेंगे, जिन्होंने कंपनियों के विकास में योगदान दिया, चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो फ्रेंच हो, डैन हो, स्वीडन हो। इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद जो हमारा प्लान होगा उसमें आप कंपनी क्या है ये तो आप सामान्यतः जान ही गए, स्वरूप पे चर्चा करेंगे, व्यापारिक ढांचे पे चर्चा करेंगे, कंपनियां कहाँ स्थापित हुई इस पे ध्यान देंगे और कौन कौन से फरमान थे इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि हम इन कंपनियों के आपसी संघर्ष की चर्चा करें, और ये टॉपिक जो संघर्ष वाला जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, राइट। आइए अब चर्चा करते हैं। जो भारत में यूरोपियों का जो आगमन, जो संपर्क था, भारत और यूरोप का जो संपर्क था, बहुत पुराना संपर्क था। आपको बताऊं, सिकंदर के समय में ये जो संपर्क आप देखिए, रूट नंबर 1, जो रूट नंबर 1 था, ग्रीस, यूनान से तुर्की, तुर्की से सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, भारत,
ये सिकंदर के समय था। आपको बताऊं, आगे चल करके यही कुषाणों के काल में ये जब चाइना तक आगे डेवलप हुआ तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा, इसी को कहा जो है सिल्क रूट की बात कहा, सिल्क रूट कहा। दूसरा जो परंपरागत माध्यम था वो ये था कि किस तरह से भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर, है ना, भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर के थ्रू आया जा सकता था, राइट। लेकिन ये दोनों जो मार्ग थे अपेक्षाकृत आप देखेंगे कि छोटे भी थे और बहुत प्राचीन काल से परंपरागत रूप से इन मार्गों का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन 18वीं शताब्दी में जो मार्ग स्थापित किया गया, वो मार्ग जो यूज हुआ, वो मार्ग हुआ कौन सा, यूरोप के बाद केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका के नीचे है, ये बस मोजाम्बिक चैनल और ये भारत। तो ऐसी कंडीशन में जब दो परंपरागत मार्ग थे, उसके बावजूद ये तीसरा मार्ग चुना गया, तो आखिर में ऐसे इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण था, ये जानने की जरूरत है। आपको बताऊं, केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा द्वीप, अगर आप इसका अक्षांश देखोगे ना तो लगभग आपको 38-39 डिग्री दिखाई देगा। 38 से 39 डिग्री के आसपास इसका अक्षांश है। और आप बताइए कि 38 से 39 डिग्री अक्षांश पर ये नेविगेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। दहाड़ता जो चालीसा का जो अक्षांश है वो नेविगेशन के लिए नहीं है, फिर भी उत्तमाशा द्वीप रखा गया। तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे जो कारण था वो ऐतिहासिक कारण था। क्यों? क्योंकि यहीं से एक नई दुनिया की खोज हुई और आप देखेंगे कि इस जो नई दुनिया थी वो संसाधनों से भरपूर्ण थी और संसाधनों का दोहन किया गया। यहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई और आगे चल करके जब प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, राजनीतिक ढांचे का निर्माण किया गया, तो यहीं से साम्राज्यवाद का विकास होगा। यानी इस रूट और कारण को अगर आप समझ लें तो न केवल आप वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आएगा ये, बल्कि इसमें भी काम आएगा कि किस तरह से आप उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ उसे भी समझें। तो सबसे पहला मुद्दा हम आपको बताते हैं कि वास्तव में इन दोनों परंपरागत मार्गों को क्यों छोड़ दिया गया। तो आपको बताऊं, 1453 में एक घटना हुई, कस्तंतुनिया का पतन। और कस्तंतुनिया का पतन और ऑटोमन साम्राज्य का उदय, ऑटोमन साम्राज्य का उदय, ऑटोमन साम्राज्य का उदय, इसी को उस्मानी तुर्क भी कहा गया। यानी ये जो तुर्की को केंद्र बना करके जो उस्मानी तुर्कों का उदय हुआ, इसने इस परंपरागत मार्ग पर तुर्की के आधिपत्य को सुनिश्चित कर दिया और तुर्कों और यूरोपीय व्यापारियों के बीच के जो संबंध थे, 36 के संबंध थे, ठीक उल्टे थे। आप देखना, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हमेशा मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट तुर्की लड़ा था। और जब परंपरागत मार्गों पर ये अधिकार हो गया तो निश्चित रूप से स्थल मार्ग यूरोपीय व्यापारियों के लिए सुरक्षित नहीं था, राइट। और भूमध्य सागर, लाल सागर वाले मार्ग पर भी तुर्कियों का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 1453 के बाद ही विश्व इतिहास में भौगोलिक खोजों का दौर शुरू हुआ और इसी क्रम में वास्को डी गामा ने 1498 में स्पेन का जो था, पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था, वो केप ऑफ गुड होप होते हुए, मोजाम्बिक चैनल होते हुए भारत की यात्रा की। और यह एक नई दुनिया की खोज, यह एक नया मार्ग था। और इस मार्ग पे आप देख लीजिए कि तुर्कियों का कहीं से कोई भी आधिपत्य नहीं था। और केप ऑफ गुड होप इसलिए कहा गया, इस मार्ग की महत्ता इसलिए हुई कि आगे चल कर के आप देखोगे कि इसी से आगे चल कर के ऑस्ट्रेलिया की खोज हो गई। इसी से आप देखेंगे यहीं से दक्षिणी पूर्वी एशिया आप जाएंगे और ये सारा का जो सारा क्षेत्र था, इवन अफ्रीका का जो आप पार्ट देखोगे तो निश्चित रूप से ये भी गोल्ड वाला क्षेत्र था। तो इन सारे क्षेत्रों में, नए नए क्षेत्रों में जो संसाधन आपको दिखा और इन्हीं को कैप्चर करके आगे चल करके उपनिवेशवाद का विकास हुआ। इसीलिए जो वास्को डी गामा की जो खोज थी 15वीं शताब्दी की,
आने वाले समय में उसने इतिहास में क्या किया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आपको एक बात बताएं, आप देखेंगे कि जब वास्को डे गामा आएगा, एक वे बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, आप जानते हैं कि उसका जो टोटल ट्रेड था, जो टोटल खर्चा था, उस खर्चे को निकालने के बाद, अभी हम चर्चा करेंगे, तो खर्चे को निकालने के बाद उसका जो प्रॉफिट था वो 60 गुना ज़्यादा था। तो इतने प्रॉफिटेबल व्यापार पर जाहिर सी बात है प्रतिस्पर्धा तो होनी ही होनी थी। और वैसे भी आपको बता दूं, पूरे यूरोप के साथ जो व्यापार, इस मार्ग पर अगर आप एकाधिकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे व्यापार का जो प्रॉफिटेबल व्यापार था उस पे उसके आप भागीदार बनेंगे। और इसीलिए जो हमने आपको फिगर बनाया था और बताया था कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां इस यूरोपीय व्यापार पर एकाधिकार बनाने के लिए क्या करती थी, संघर्षरत रहती थी। अब आप समझिए, ये लड़ाई, ये जो एकाधिकार बनना है वो किस पे बनना है, समुद्रों पे बनना है। तो भाई अगर समुद्रों पे बनना है तो नौसैनिक शक्ति ही निर्णायक होगी। आप पूरे टॉपिक को जब 18th सेंचुरी में इस सेक्शन को पढ़ोगे तो देखोगे कि वही शक्ति अंततः हावी होगी जो कि नौसैनिक रूप से क्या होगी, सशक्त होगी। और आप जानते हो जितने भी राष्ट्र आए उसमें से सर्वाधिक सशक्त कौन था, ब्रिटेन था। और उसने नौसैनिक शक्ति के बल पर इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण किया, और नियंत्रण ही नहीं किया, एक ऐसे औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण किया जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता है। सूरज न डूबने का जो मतलब है वो यही है कि वो उत्तरी गोलार्ध में तो था ही, दक्षिणी गोलार्ध में भी उसका प्रभाव इतना विस्तृत हुआ कि उसके साम्राज्य में कभी भी जो है सूरज नहीं डूबता था। तो ये वो रूट है। और आपको बता दूं, आप जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम आगे और चीज चर्चा करेंगे, फिलहाल जानते रहिए कि वो इतना प्रॉफिटेबल व्यापार कैसे बना। तो निश्चित रूप से जो इस समय के व्यापार का सबसे बड़ा जो मामला था वो था मसाले, और उन मसालों में जो भी था वो था काली मिर्च और अदरक था, राइट। अगर आप लोग पहले जानते रहिए कि काली मिर्च और अदरक का ही क्यों इतनी डिमांड थी, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मीट प्रिजर्वेशन के लिए उस समय प्रिजर्वेशन जो तरीके थे वो उतने बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, आज की तरह से प्रोसेसिंग डेवलप नहीं थी। तो जितने भी वहाँ पे थे मीट के प्रिजर्वेशन के लिए अदरक और काली मिर्च के पेस्ट का यूज़ करते थे, राइट। और निश्चित रूप से आप देखिए, अगर आप चले जाइए कभी, अगर आप लोगों ने काली मिर्च खरीदी हो 1-8 किलो तो समझ सकते हैं कि उसका क्या कास्ट होगा। आज के डेट की बात बता रहा हूँ जब इतना डिमांड नहीं है और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अलग से ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है ना। तो निश्चित रूप से अब आप, अरे भाई आप जाइए मार्केट में तो अगर 20 ग्राम 25 ग्राम काली मिर्च लीजिए तो कम से कम 50 रुपये का मिलेगा, है ना। एक लमसम आपको बता रहे हैं, दुकान का रेट आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि जब समुद्री जहाज़ों से टनों टन काली मिर्च जाता रहा होगा तो वो कितना प्रॉफिटेबल रहा होगा। और उस मार्केट को जब मोनोपोली आप स्थापित कर लोगे, जब आपकी ही कंपनी पूरे यूरोप में बेचेगी वो मसाला, तो जाहिर सी बात है उसकी जो कॉस्टिंग होगी, मोनोपोली का मतलब ही होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट उस पर निर्धारित करेगी। और यही वजह है कि वो जो ट्रेड था वो 60 गुने तक हुआ। तो आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा कि यूरोपीय कंपनी, पहली बात कि पहली चीज़ तो कंपनी कोई प्रोडक्शन सेंटर नहीं थी। ये बात हमने कई बार चर्चा कर दिया, रिपीट भी कर दिया कि आप लोगों के दिमाग में, जो लोग थोड़े बाद में कई बार वीडियोस देखते हैं, वो एकदम शुरुआती दौर में क्लियर कट हो जाए कि वो कंपनी कोई प्रोडक्शन करने नहीं आ रही है, केवल ट्रेड करने आ रही है। दूसरी चीज़ कि जो प्रारंभिक दौर पर कंपनियां आएंगी, याद रखिएगा इस फैक्टर को, प्रायः आप लोग पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं कि 1757 तक, यानी प्रारंभिक दौर में जो आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो आपका, इवन 17वीं शताब्दी भी आप कह सकते हो कि 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय कंपनियों ने ट्रेड किया, उस ट्रेड का फायदा दैट वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, उस ट्रेड का जो फायदा था वो किसको मिला, वो भारत को मिला, राइट। तो आपको इसमें ये भी देखना होगा आगे चल करके, जब हम प्रशासनिक और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब आप एक जनरल आइडिया बना लेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि आखिर में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि जो यूरोपीय कंपनियों का जो व्यापार था, जो
प्रॉफिटेबल था भारत के लिए, वो कैसे उपनिवेशवाद या कैसे ड्रेन थियरी, कैसे धन की निकासी का माध्यम बना, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल आप ये जानते रहिए कि जो शुरुआती कम से कम 200 सालों का जो शुरुआती 200 सालों का व्यापार था, वो यूरोपीय कंपनियों का, वो निश्चित और निश्चित रूप से भारत के क्या था, पक्ष में था। राइट, ओके। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले किसकी, पुर्तगीज की शुरुआत करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे पुर्तगीज की, एक एक बिंदु में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। और एक बार फिर आपको बता दें, खास करके जो यूपीएससी और यूपीपीएससी का सिलेबस है उसको हम लोग स्पेशली ध्यान दे रहे हैं कि ये टॉपिक भी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये टॉपिक, इस टॉपिक को अगर आप देखें तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि प्री ओरिएंटेड है ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो पीटी का जो पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, अरे मेंस का जो पार्ट है वो शुरू होता है आपके 18वीं शताब्दी के मध्य से। प्री तो आपको इसको पढ़ना ही है, यानी ये जो टॉपिक है वो स्पेशली क्या होगा, वो स्पेशली प्री ओरिएंटेड ही रहेगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग सबसे बात करते हैं, पुर्तगीजों की बात करते हैं। तो पहला जो नाम आएगा पॉइंट वाइज अगर हम देखें, जो पहले व्यापारिक ट्रेड का, व्यापारिक मार्ग का शुरुआत किया वो था वास्को डिगामा। और ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि किस तरह से वो 1498 में 1498 में ये जो व्यापारिक रूट था, कौन सा, यूरोप के बाद आप देखेंगे यूरोप से केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से मोजाम्बिक चैनल से होते हुए ये जो मालाबार तट था, यानी जो केरल तट था, वहाँ पर वो पहुँचा। और वो जो डेट था वास्को डिगामा के पहुँचने का वो था 17 मई 1498। जाहिर सी बात है, अगर ये डेट, वैसे तो डेट डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछता है, लेकिन अगर ये डेट आपसे पूछ ले कि 17 वास्को डिगामा कब पहुंचा, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और 17 मई 1498 को जब ये पहुंचा, अब्दुल माजिद इसका दुभाषिया था। और यहाँ का जो शासक था, कोचीन का जो शासक, यहाँ का जो शासक था वो था जमोरिन। कालीकट तट पे जब ये पहुँचा यहाँ पे, तो यहाँ का जो स्थानीय राजा था वो था, उसकी जो उपाधि थी वो थी जमोरिन की उपाधि थी। और जमोरिन ने, ये नाम नहीं था, ये तो उपाधि थी इसकी। और जमोरिन ने स्वागत किया किसका, वास्को डिगामा का। राइट। तो जो कई बार आप लोग किताबों में देख लेते हैं कि जमोरिन ने सीधे स्वागत किया वास्को डिगामा का, आखिर में क्यों किया यह किसी के ध्यान में है, तो निश्चित रूप से उसके स्वागत करने का जो कारण था वो आप समझिए क्या था, कि जो अरब सागर का पार्ट था, ये आप देख रहे हैं, ये जो अरब सागर था, इस अरब सागर पे मुस्लिम व्यापारियों का प्रभुत्व था। राइट। और ये जमोरिन जो था वो हिंदू था, विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा टूटा हिंदू, जो विजयनगर साम्राज्य था उसका एक छोटा सा जो भाग था, या आप कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बिखरने के बाद कई छोटे छोटे राज्य हुए, उसमें से यह एक राज्य था। तो निश्चित रूप से ये इसको परेशान करते थे। और उन जो जमोरिन को लगा कि ये जो पुर्तगीज हैं वो क्या करेंगे कि मुस्लिम व्यापारियों से उसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए जमोरिन ने उसका क्या किया, स्वागत किया। और आपको बात बता दूं, यहीं से आप एक पॉइंट देखेंगे हमेशा कि जो पुर्तगालियों और अरब व्यापारियों का जो अप्रोच होगा वो ठीक उल्टा होगा। अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि अरब व्यापारियों और पुर्तगाली व्यापारियों का
जो क्या कहते हैं कि जो संबंध था वो कैसा रहा, क्या कैसे मोटिव था, तो आप देखेंगे कि पुर्तगालियों ने शुरू से ही मुस्लिम व्यापारियों के प्रति या मुस्लिमों के प्रति, आप ये कहिए पूरी मुस्लिम कौम के प्रति उन्होंने क्या किया, एक विद्वेषात्मक रवैया अपनाया। और हम आपको बताएंगे कि पुर्तगीजों की जब असफलता के कारणों का परीक्षण करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा, है ना। और निश्चित रूप से वास्को डी गामा आया, और जब वास्को डी गामा वापस गया तो उसे इसी व्यापार में सारे खर्चे निकालने के बाद 60 गुना की प्रॉफिट हुई थी। और याद रखिएगा, अच्छा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो उस समय यहाँ का शासक था वो था इमैनुअल फर्स्ट था। इमैनुअल इस समय जो था इमैनुअल फर्स्ट था, यहाँ का जो शासक था वो इमैनुअल फर्स्ट था। इमैनुअल फर्स्ट था। तो दो बातें तथ्यात्मक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि उस समय शासक कौन था, तो इमैनुअल फर्स्ट था। और दूसरी बात ये कि अगर कभी मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि जमोरिन ने स्वागत किया, अगर कभी आपसे उठा करके ये सवाल पूछा जाए कि जमोरिन का पुर्तगालियों के स्वागत करने का क्या कारण था, तो आप ये जानते रहिएगा उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि जो मुस्लिम व्यापारी थे उसे परेशान करते थे और वो लगा उन्हें कि पुर्तगीज क्या करेंगे, पुर्तगीज उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे। खैर, दूसरा जो प्रयास हुआ ये जानते रहिएगा, एक तरह से मर्चेंट मिशन था ये, है ना। कोई कंपनी यहाँ अभी स्थापित नहीं की गई। तो जो दूसरा मर्चेंट मिशन आया वो था पेड्रो अल्वेराज कैब्रॉल का था। नाम ही टेढ़ा है भाई, है ना। कुछ भी कोई भी सेक्शन याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पेड्रो से याद कर लीजिए, अल्वेराज कैब्रॉल से याद कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिए तो कभी भूलेगा नहीं। ये 1500 में इसका अभियान आया, है ना। और सीधे सीधे सवाल कभी आपसे पूछेगा तथ्यात्मक रूप में तो ऐसे पूछ सकता है कि द्वितीय अभियान था उस द्वितीय अभियान का नेतृत्व किसने किया, तो पेड्रो अल्वेराज कैब्रॉल ने किया, राइट। और ये भी प्रॉफिटेबल था, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा अभियान हुआ वो था, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हुआ, नेक्स्ट अभियान जो हुआ वो हुआ वास्को डी गामा का। कम लोग जानते हैं लेकिन आप जानते रहिए, वास्को डी गामा का द्वितीय अभियान हुआ। वास्को डी गामा का द्वितीय अभियान हुआ 1502 में। और इस बार इसने दो काम किया, है ना। पहली चीज़ तो इसने 1503 में कोचीन में एक कंपनी की स्थापना की। और याद रखिएगा, हमने पहले भी कहा आपको, अभी हम दिखाते भी हैं कि किस तरह से आपको सारी कंपनियों को एक जगह बना लेने की ज़रूरत है। एक चीज़ और थोड़ा सा नोट करने की ज़रूरत है पेड्रो अल्वेराज कैब्रॉल के संदर्भ में कि जो सोच करके जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था उसे पुष्ट किया पेड्रो अल्वेराज कैब्रॉल ने। क्योंकि जब ये आया था तो व्यापार करने के साथ साथ इसने एक अरब जहाज भी गिफ्ट किया था। अरब जहाज पकड़ करके गिफ्ट किया था। अब तो जमोरिन खुश, क्योंकि जो अरब व्यापारी उसे परेशान किया करते थे अब उसकी जहाज को पकड़ करके जब दिया तो जाहिर सी बात है ये उसको तो अच्छा ही लगेगा, है ना। फिलहाल कोचीन में ये पहली कंपनी स्थापित की गई और ये वास्को डी गामा के द्वारा की गई। पहली हमेशा पूछती है तो आप स्थान भी जानिएगा, हम आपको एक लिस्ट में बताएंगे ही, साथ में आपका एक होमवर्क ये भी देंगे कि आप एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लीजिए या इंडिया का मैप मार्केट से ले लीजिए और जितनी भी कंपनियां हैं या 2 3 4 ले लीजिए या एक ही में शो कर लीजिए, अलग अलग पॉइंट से उठा करके देख लीजिए। जैसे आपने गोले से ऐसे किया तो त्रिभुज से ब्रिटिशर्स को कर लीजिए,
डैश को ऐसे कर लीजिए, प्रतीकों इंडेफिनिट प्रतीकों के द्वारा आप चाहें तो एक भी मैप में सारी कंपनियों को कर सकते हैं। तो एकदम क्लियर रहेगा कि किन किन स्थानों पे कंपनी बनाई गई। यानी पहली कंपनी बनाई वास्को डी गामा के द्वारा। ये वास्को डी गामा का द्वितीय अभियान था। इसके बाद पुर्तगीजों ने पॉलिसी बदली और वो पॉलिसी थी अस्थाई व्यापार की नीति। याद रखिएगा कि जब भी कभी पॉलिसी बदलती है तो तुरंत हमारा दिमाग ध्यान में आता है, क्योंकि आप लोग तथ्यात्मक फीडअप, ये भी कई बार हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा तथ्य जानें, लेकिन कॉन्सेप्ट जब नहीं रखते हैं तो आईएएस के और सिविल के जब सवाल आप सॉल्व करते हो तो वहाँ से गड़बड़ी होती है। तो जहाँ से पॉलिसी लेवल की बात आएगी वहाँ हम आपको स्पेशल फोकस करेंगे। यानी पहले आप देखोगे, पहले एक व्यापारिक मिशन था, पहला वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा हुआ, और फिर तीसरा यानी एक वास्को डी गामा का द्वितीय अभियान हुआ। इन 3 अभियानों के बाद पुर्तगीज ने पॉलिसी बनाई कि बार बार अभियान करने से अस्थायी व्यापार की नीति अपनाई जाए। एक कंपनी स्थापित कर ही दिया गया था और इसलिए उसने एक गवर्नर स्थापित किया, और वो जो पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को आल्मीडा। फ्रांसिस्को आल्मीडा 1505 से लेकर के 1510 तक, 1509 तक ये गवर्नर रहा। प्रथम पुर्तगीज गवर्नर आप इसे कहेंगे, प्रथम पुर्तगीज गवर्नर, प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था ये। यानी अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि स्थायी जो व्यापार की नीति है उसे फॉलो अप किया जाएगा। इसकी जो खासियत है, इसको आल्मीडा को जो हम जानते हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पुर्तगीज गवर्नर, याद रखिएगा एक बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली सन तो जनरली कहीं नहीं पूछा जाएगा। हम भले आपको सूचना के लिए ये बता दें कि कौन सी कंपनी किस सन में स्थापित की गई, कभी नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा प्रथम कंपनी पूछा जाएगा, या आईएएस में कभी उठा करके पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित स्थानों को पर विचार करें। अभी हम क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे और उसमें ये पूछ दिया जाए कि किन किन स्थानों पे पुर्तगीज कंपनी थी, राइट। तो निश्चित रूप से पुर्तगीज, जब हम सवाल, जब आईएएस कमीशन बनाएगा सिविल सर्विसेज, तो अगर 4 विकल्प देगा तो एक डच का देगा, एक ब्रिटिशर्स का देगा, एक फ्रेंच का देगा, और एक दे देगा आपको क्या, पुर्तगीज का उठा करके दे देगा, ठीक। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि सर इसने जो पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी को क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की पॉलिसी या नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, पानी की जल की नीले जल की नीति लिखिए। कुल में कहने का मतलब वही है, ब्लू वाटर पॉलिसी, इतना तो आप जानते ही हैं। जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी, आप खुद देख रहे हो, सारा जो व्यापार है वो जल के माध्यम से होना है। तो उसका ये कहना था कि हम स्थल पर कंपनियां बनाएं, उसके लिए प्रयास करें। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाएं, और अगर समुद्री व्यापार पर एकाधिकार किए रहेंगे तो निश्चित रूप से वो फायदेमंद अधिक होगा, राइट। और एक बहुत बड़ी घटना हुई, आपको यहाँ बताता हूँ, 1509 में, ये जरूर पूछा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, अरब व्यापारियों की जो कंडीशन थी, अगर आप देखें जो अरब व्यापारियों की कंडीशन थी, आप समझ लें कि क्या रही होगी, आप समझ सकते हैं। उनको अरब व्यापारियों का भी दृष्टिकोण पुर्तगीजों के अगेंस्ट ही था। तो अब क्या हुआ कि एक यूनाइटेड गठबंधन बना, एक गठबंधन बना मुस्लिम व्यापारियों का। एक तो ये गुजरात था, गुजरात के कुछ मुस्लिम व्यापारी थे, कुछ मिस्र के थे और कुछ तुर्की के थे। याद रखिएगा, तुर्की का प्रभाव तुर्की में इतना ज़्यादा था कि इसी की वजह से वैकल्पिक मार्ग खोजना पड़ा था। याद आ रहा है, अभी हमने आपको लेक्चर के शुरुआती दौर में ही आपको बताया। तो अब ये तीनों शक्तियाँ इकट्ठी हुई और
1509 में अल्मीडा ने क्या किया, ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। अल्मीडा ने संयुक्त रूप से तुर्की प्लस गुजरात और प्लस मिस्र, तो 1509 में एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि जो फ्रांसिस्को अल्मीडा था उसने तुर्की, गुजरात और मिस्र, इन तीनों के मुस्लिम व्यापारियों के संगठन को उसने क्या किया, परास्त किया। और इसी के बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि पुर्तगीजों का, इस लाइन पे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगीजों का हिंद महासागर के क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित हो गया, है ना। यानी जो श्रेष्ठता की लड़ाई हो रही थी वो हिंद महासागर के क्षेत्र पर, कम से कम इस पूरे सेक्शन पे पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और वही उनका पॉलिसी था, राइट। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे अल्मीडा के बाद वो हुआ वो था अल्बुकर्क का। अल्बुकर्क का 1510 से लेकर के 15 तक। और आप जानते हैं तथ्यात्मक रूप से कि इसने जो, इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगीजों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसकी जो उपलब्धि थी वो क्या थी, आपको बताएं। इसकी जो उपलब्धि थी 1510 में गोवा, 1510 में इसने गोवा जीता, और गोवा जीता यूसुफ आदिल शाह से। आदिल शाही वंश था वहाँ पर, यूसुफ आदिल शाह थे। और ये आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगीजों के पास था ये, है ना। और ये एक बहुत ही प्रशासकीय केंद्र बना। साथ ही साथ इसके समय जानिए, हिंद महासागर में को नियंत्रित करने के लिए 3 की पॉइंट थे। पहला तो मलक्का स्टेट था, आप देख रहे हैं यहाँ पे मलक्का था, है ना। और अरमुज था, अरमुज और अदन था। मलक्का, अरमुज और अदन, ये तीनों प्लेस आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे ईरान के जस्ट नीचे अरमुज, है ना, अदन और मलक्का स्टेट ये था। और इन तीनों पे ये की पॉइंट माने जाते थे। और अगर इन तीनों पर अधिकार हो गया तो आप जानते रहिए कि आप हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। और इसमें मलक्का और अरमुज के समय जो था वो मलक्का और अरमुज पर तो अधिकार कर लिया गया, हालांकि अदन पर अभी अधिकार नहीं हो पाया था, राइट। तो ये हुआ, क्लियर है। ये उपलब्धि अल्बुकर्क के समय में हासिल की गई। इसके अलावा अगर आप पॉलिसी लेवल पे देखते हैं तो 2 यहाँ स्पेशल अल्बुकर्क की दिखाई देगी। पहली चीज़ क्या दिखाई देगी, पहला चीज़ तो ये दिखाई देगा इसने कि मुस्लिमों के प्रति, अभी तक शुरू से ही था लेकिन आपको घोषित रूप से दिखाई देगा कि मुस्लिमों के प्रति कट्टरता दिखाई देगी। और ये जो कट्टरता थी वो निश्चित रूप से कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, बहुत ही अतिवादी थी। और वो स्पष्ट कहता था कि जब भी मैं किसी मुस्लिम बस्ती को देखता हूँ तो सीधे आग लगा देता हूँ। अब आप सोचिए डिप्लोमेटिक रूप से ये कितना गंदा डिसीजन था। मानवीय रूप से तो था ही था, इसमें तो छोड़ ही दीजिए, डिप्लोमेटिक रूप से भी नहीं था कि ऐसी स्थिति में जब आपके पास जब केंद्र में भले ही वो क्या कहते हैं कि बहुत ही मजबूत सत्ता नहीं थी, लेकिन केंद्र में जो मुस्लिम सत्ता थी और कई क्षेत्रीय रियासतें मुस्लिम थीं, उसमें अगर आप इस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे तो कितने दिनों तक सर्वाइव करेंगे। तो धार्मिक कट्टरता एक बहुत बड़ा कारण बनी उसके पुर्तगीजों की असफलता का। तो ये अल्बुकर्क की एक पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी उसने एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी अपनाई कि भारतीयों से विवाह करने की, भारतीयों से खास करके भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति को इसने प्रमोट किया। विवाह करने की नीति को प्रमोट किया। क्यों किया?
इसके पीछे क्या सोच था भाई? इसके पीछे सिर्फ सोच इतनी सी थी कि चूंकि पुर्तगीज का आधार कम है, अधिक लोग आ नहीं सकते, तो अगर यहीं वो अपना परिवार डेवलप कर लेंगे तो जो उनके बच्चे होंगे वो भी पुर्तगीजों के व्यापार में सहयोग करेंगे, और यहीं से एंग्लो इंडियन का भी कॉन्सेप्ट आएगा आपको। एक और पॉलिसी आपको बताएं, ये पॉजिटिव डायमेंशन में आप ये कह सकते हैं, और वो ये था कि ये पहला ऐसा विदेशी था जिसने कुछ सामाजिक सुधार के लिए भी प्रयास किया, और उसने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। सती प्रथा हालांकि सफल हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन कम से कम अगर उसने ये एफर्ट किया तो ये इस एफर्ट को भी हमको क्या करना चाहिए? रिवार्ड करना चाहिए, और सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, और ये श्रेय जरूर रूप से देना चाहिए। ठीक है, तो अल्बुकर्क के समय में ये 3 आपको पॉलिसी लेवल पे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ गवर्नरों की चर्चा जरूर करेंगे। फैक्चुअली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछे जा सकते हैं, जैसे निन्नो द कुन्हा, निन्हो द कुन्हा, सन एकदम जानने की जरूरत नहीं है, निन्नो द कुन्हा। और इन्होंने क्या किया कि गवर्नर हुए, इनका जो टाइम पीरियड था वो लगभग 1529 से 38 के समय था, 29 से लेकर के 38 के समय था, है ना। और इन्होंने कई नए नए केंद्र बनाए, जैसे सेंट थोमे मद्रास को कहा गया, सेंट थोमे, हुगली, दीव इत्यादि, है ना, दीव। इन केंद्रों पर इन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाए। तो कोई खास नहीं, बस आप डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए। इसके बाद अल्फांसो डिसूजा, एक नाम मिलता है अल्फांसो डिसूजा का। अल्फांसो डिसूजा का जो समय था वो था 1542 से 45 तक, 1542 से 45 तक। और इसमें क्या हुआ कि जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ, आप जानते हैं पुर्तगीज, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, फिलहाल आप लिख लें कि प्रिंटिंग प्रेस का यही ले आया अल्फांसो डिसूजा के समय में ही। और प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ आप देखेंगे कि जेवियर जो पुर्तगीज के समय जो धार्मिक, जो ईसाई प्रचारक आप कह सकते हैं, या ईसाई धर्मगुरु कह सकते हैं, ये भी आया यहाँ पे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है कई बार, हालांकि वो मेडिवल से रिलेटेड है कि पुर्तगीज क्या क्या लाए। तो आप बहुत जानते हैं ना, लाल मिर्च से लेकर के तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, है ना, आलू, काजू, मूंगफली, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसको श्रेय माना जाता है कि पुर्तगीजों ने दिया था। तो अल्फांसो डिसूजा था। अल्फांसो डिसूजा के बाद आप देखें एंटोनियो द नोरेनो, जोआ द क्रास्टो एक नाम आता है। नाम की ही चर्चा करना है तो कम से कम नाम तो जान लिया जाए, जोआ द क्रास्टो। और जानते हो ये ऐसा नहीं है कि जोआ द क्रास्टो का बहुत बड़ा नाम है या कोई कंट्रीब्यूशन है इसलिए आपको बता रहा हूँ। कभी कभी आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ना, उठा करके ऐसे पूछ लेगा, जैसे मालूम हुआ कि पूछ लिए, एक तो आप नाम ही देख रहे हैं कितने विचित्र विचित्र नाम हैं, तो उठा के पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जो पुर्तगीज थे वो गवर्नर थे। और ये जानते रहिए, ऐसा नहीं है कि सारे गवर्नर ही देगा, हो सकता है कुछ ऐसे भी अधिकारी दे दे जो गवर्नर नहीं रहे हों, नाम पुर्तगीज लग भी रहा हो सुनने में, है ना। तो ऐसी जगह पे काम आ सकता है कि नहीं, कि जोआ द क्रास्टो भी अपने समय में क्या था कि पुर्तगीज गवर्नर रहा ही रहा है। और इसने जो बसीन और मुंबई इनमें बसीन और मुंबई में भी जो है सालसेट भी लिख सकते हैं। सालसेट बहुत ही स्ट्रेटजिक महत्वपूर्ण का बिंदु था ये। इन पे अधिकार किया जोआ द क्रास्टो के समय में। और इसके बाद एक नाम मिलता है एंटोनियो द नोरेन्हो। और याद रखिएगा, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ें एंटोनियो द नोरेन्हो
कि पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर जानते रहिए जहाँ चेंज होता है। और इसमें क्या हुआ कि पहली बार पुर्तगीज मिशन भेजे गए, है ना। वो अकबर का समय है, अकबर के समय में पुर्तगीज मिशन भेजे गए। और आप सोच लीजिए कि पुर्तगालियों का शुरुआती स्टैंड क्या था मुस्लिमों के प्रति, और ये यू टर्न हुआ कि कम से कम अकबर के दरबार में अकबर की ख्याति वैसे भी सर्वधर्म संभाव के कारण थी। तो यहाँ पे ईसाई मिशन भेजा गया मानसेरात और एक्वाविवा के द्वारा। पहला जो मिशन था 1591 में मानसेरात और एक्वाविवा, यही ज़्यादा पूछा जाएगा, है ना, कि किसने लीड किया। तो पहला जो मिशन था वो मानसेरात एक्वाविवा के द्वारा था। दूसरा जो मिशन था वो था जेबियर और पिनिहारो। दूसरा जो मिशन था जेबियर और पिनिहारो के द्वारा। पिनिहारो कभी काम आ सकता है, ये जानते रहिए। और तीसरा जो मिशन था वो था जैरोम के द्वारा, जैरोम। ये 3 मिशन भेजे गए। और आपको बता दूं कि पुर्तगीजों के इन दृष्टिकोणों के बावजूद, इतनी कट्टरता के बावजूद, कम से कम अकबर को इस बात का तो जरूर श्रेय देना चाहिए कि उसने इसके बाद भी इनको गिरजाघर खोलने का, गिरजाघर बनाने का, स्थापित करने का मौका दिया। और तो और ये ईसाई मिशनरियाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर रहता है कि किस तरह से उसने अकबर के पोते तक का उन्होंने धर्मांतरण करवा दिया था। यानी इतनी धार्मिक स्वतंत्रता अकबर के समय में थी। ये बात अलग है कि उसने पुनः जाकर के बाद में इस्लाम धारण कर लिया। क्लियर। तो इस तरह से आपने पुर्तगीजों का विकास किया। एक चीज़ हम आपको और दिखाएं यहाँ पे, अगर आप देखें, अगर इस तरह से ध्यान में देख लें, पुर्तगीज कंपनियां एट ए ग्लांस, अगर लास्ट में आप इस चीज़ को देख लीजिए तो जितना हमने कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किया, पॉलिसी लेवल पे डिस्कस किया, तो अगर एक टेबल आप अपने पास बना लीजिए लास्ट में कि कितनी यूरोपीय कंपनियां कहाँ थीं। और अगर कभी सिविल में इस तरह का सवाल पूछता है, सपोज करिए एक तो सवाल आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि प्रथम कंपनी किसके द्वारा स्थापित हुई, वास्को डी गामा के द्वारा हुई, कोचीन में हुई। आगे चल करके मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित स्थानों को, निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें या निम्नलिखित केंद्रों पर विचार करें। और मान लीजिए इस पे उसने 4 दे दिया, एक सूरत दे दिया, है ना, दूसरा दे दिया आपका कोचीन दे दिया, तीसरा दे दिया सालसेट दे दिया, और तीसरा दे दिया मान लीजिए कोलकाता दे दिया। और ये कह दिया आपसे कि इन चारों स्थानों में किन किन स्थानों पे पुर्तगीज कंपनियां थीं। ऐसे सवालों के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, डिटेल आपने वहाँ पढ़ाई है कि अगर इसको एट ए ग्लांस देख लेंगे तो पता ही पता है। सूरत में बनी नहीं, सूरत वैसे भी बहुत फेमस जगह है, रहती तो बताया ही जाता। कोलकाता में भी चर्चा नहीं की गई, कोचीन और सालसेट में थी। तो आंसर में जो विकल्प सेट होगा वो कोचीन और सालसेट का हो जाएगा। क्लियर। आपको बताऊं इसके बाद 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली चीज तो स्पेन का जो है ये आप देखिए पुर्तगीज और स्पेन ने अधिकार कर लिया पुर्तगाल पे। और स्पेनियों का जो कंसंट्रेशन था वो था मैक्सिको की तरफ था, अमेरिकी महाद्वीप की तरफ उपनिवेश बनाने का था। और उन्होंने भारत पे ध्यान ही नहीं दिया। तो एक तो पुर्तगीज इम्पैक्ट यहाँ कम हो गया। दूसरी बात, जब डचों से प्रतिस्पर्धा हुई तो डचों से प्रतिस्पर्धा में पुर्तगीज जो है वो क्या हो गए, पराजित हो गए। यानी अगर कभी आपसे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया जाए पुर्तगीजों की असफलता के कारणों को अगर देखा जाए तो नंबर 1 या कैसे पुर्तगीज सिनारियो में बाहर हुए, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहली चीज हमेशा लगानी है कि वो नौसैनिक शक्ति में डचों से पिछड़ गए, पहली चीज। उसके बाद अन्य छोटे छोटे कारक थे वो उसमें ऐड होते चले गए, जैसे स्पेन की प्राथमिकता का बदल जाना, है ना, मैक्सिको की तरफ हो जाना, उनकी जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी, या कंपनियों के का जो उनका आर्थिक और आधार था, मैनुअल जो आधार था वो आधार क्या हुआ,
वो आधार कमजोर था। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है, कूटबद्ध पूछा जाए, सिविल में स्पेशली। अभी तक तो स्टेट वाले में तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, लेकिन सिविल के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। सारे कारणों पे कई कारण दे दिया और उसमें से कूटबद्ध करना है कि कौन कौन से कारण उनकी असफलता के कारण थे, तो उन्हें ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि कई बार आप देखेंगे जब आप सिविल के प्रश्नों को हल करते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि प्रश्न नहीं कठिन होता है, वो विकल्प ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये सही है या गलत है। तो ये पहला कारण आप उसे बनाइएगा। और उसके बाद जो है, उसके बाद आप चाहे तो अन्य कारणों को विकल्पों में, जब विकल्प पूछेगा लंबे सवालों में जब पूछेगा तो भले वो पूछ ले। तो राइट, तो ये आपने देखा पुर्तगीज शक्तियों की बात हुआ। और जो दूसरी शक्ति आई इसके बाद आई वो थी डचों का आगमन हुआ। पुर्तगीज के बाद डचों में, जाहिर सी बात है अगर कहा जाए डच, तो फैक्चुअली अगर आप देखें तो कर्नल हाउतमैन का नाम आता है। कर्नल हाउतमैन 1599 में कर्नल हाउतमैन ने पहला व्यवस्थित अभियान किया। पहला व्यवस्थित, इसके पहले जो भी एक आध फैक्ट मिलता है कि ये व्यापारी आए, वो मिशन नहीं था, लेकिन पहला व्यवस्थित जो व्यापारिक मिशन था वो किया गया किसके द्वारा? कर्नल हाउतमैन के द्वारा। पहली चीज। दूसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। जब हमने पुर्तगीज कंपनी आपको बताई तो आपने देखा कि वो मर्चेंट मिशन थे, गवर्नमेंट द्वारा स्पेशली प्रायोजित होते थे। लेकिन जो डच मिशन था उसमें दो कंसेप्चुअली बात जानने की जरूरत है कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है ना, जब डच कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या बाद में हालांकि बनी, ये आए ये 1599 में, लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसको आप वेरिंगदे ईस्ट इंडिसे भी बोलते हैं, वेरिंगदे ईस्ट इंडिसे, डच में डेनिश नाम, डच नाम है ये, इंडिसे 1602 में बनी। तो ये जो कंपनी थी वो कंपनी थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, राइट। और अगर आपसे हम पूछें कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, तो आप समझते रहिए कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो नेचर होता है वो क्या होता है, पता है? अगर नहीं पता है तो आप जानिए क्या होता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मंगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि कितने लोग इसमें पूंजी लगाते हैं। संयुक्त उपक्रम पूंजी नाम ही है इसका, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है वो, इसलिए पहली बात तो स्पेशली इसीलिए लाई ही जाती है कि अगर बाहर व्यापार करना है तो इन्वेस्टमेंट का जो मात्रा होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। एक व्यक्ति अगर उसे नहीं कर सकता है तो कई लोग मिल करके उसमें पूंजी लगाएं, और जाहिर सी बात है पूंजी लगा के जो व्यापार होगा तो जिस अनुपात में जब ये व्यापारिक लाभ होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि सर जिस अनुपात में ये इन्वेस्टमेंट होगा उसी अनुपात में लाभ का क्या होगा? वितरण होगा। उसी अनुपात में लाभ का वितरण होगा। याद रखिएगा, खास करके लाभ का वितरण होगा। इतना डिटेल चर्चा नहीं होती है, और अमूमन जो किताबें आपकी, जो गाइड लेवल की किताबें आप जनरली पढ़ते हैं, उसमें भी क्या रहता है, बस फैक्ट दे दिया, टेबल दे दिया, उससे आपका काम हो गया। नहीं, जब सिविल में और पीसीएस में अंदर से क्वेश्चंस उठा करके पूछता है, संरचना पे उठा, सिंपल सा सवाल उठा करके अगर पूछ दिया गया कि सबसे पहले वो कौन सी
कंपनी थी जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के आधार पर, सिद्धांत पर बनी थी। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप तुरंत सोचते हैं कि अरे सर हम तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जानते थे। तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। पहली जो कंपनी थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के आधार पर, वो डच बनी। दूसरी कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब आप किताबों को उठा करके देखेंगे तो कोई डचों की चर्चा ही नहीं करेगा, वो सिंपल सी चर्चा ये कर देगा कि नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1599 में डच सबसे पहले आए। तो जो संरचनात्मक चीजें होती हैं, ये एक जो कॉन्सेप्ट, जो व्यू है, वो डेवलप करने की आपको जरूरत है। और जाहिर सी बात है, जो डच कंपनी थी वो सबसे पहले क्या थी, वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे आधार पर थी। दूसरी चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज को समझिए यहां पे, और अगर आपने इसको समझा तो आप देखिए 2 मिनट के अंदर डच सेटलमेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप जानते हो कि पुर्तगीजों का जो प्रभाव था वो मालाबार तट पे था। हमने ऊपर कर दिया, थोड़ा सा इसको और नीचे किया जाए। मालाबार तट, या फिलहाल चलो हम चर्चा करते हैं। स्पेशली जो था वो शुरुआत अगर आप देखेंगे तो ये मालाबार तट पे था, आगे चल करके पश्चिम में भी इसका पश्चिमी घाट पर विकास किया गया। और जब डच इस रास्ते आए, है ना, डच तो केप ऑफ गुड होप होते हुए आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि पुर्तगीज मिठाई लेकर के तैयार रहेंगे कि आइए? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सारी व्यापारिक कंपनियां एक अधिकार स्थापित करेंगी। जैसे ही डच आएंगे, डच आते ही आपको बता दें, डच का विरोध सबसे ज्यादा अगर कोई करेगा तो पुर्तगीज करेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर अभी आपने बताया कि 1590-91 में तो प्राथमिकता बदल गई, एकदम बदल गई, प्राथमिकता बदल गई। हमने ये नहीं आपसे कहा था कि उसके बाद पुर्तगीज आए ही नहीं। पुर्तगीजों का इम्पैक्ट कम हो गया, और जाहिर सी बात है जब इम्पैक्ट कम होगा, प्राथमिकता बदल जाएगी, प्रायोरिटी बदल जाएगी, तो जो नई शक्ति आएगी उसके लिए क्या हो जाएगा, सरवाइव करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखना, जो डचों की जो पहले प्रारंभिक मिशन होंगे, याद रखना, प्रारंभिक जो इसके डचों के मिशन होंगे वो यहाँ होंगे, इंडोनेशिया की तरफ होंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डचों के जो प्रारंभिक मिशन, अगर आप खूब पढ़े रहो फैक्चुअल में कि सर दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुए, सब लोग जानते हैं, है ना, लेकिन क्यों हुए, अगर ये कथन कारण में आपको उठा करके पूछ दिया जाए, है ना, जैसे मान लीजिए हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप इस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे एक सवाल पूछा, कथन का सवाल पूछा, और कथन में आपने आपको बताया कि डचों के प्रारंभिक मिशन दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुए। प्रारंभिक मिशन दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुए, और कारण हमने आपको बताया कि पश्चिमी घाट पर पुर्तगीज दबाव था। और अगर हमने आपसे ये कथन कारण बताया, और 4 आंसर रहते हैं, आप जानते हैं इसमें ABCD, और ABCD में यही रहता है, पहला कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है, नंबर 1। दूसरा, दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है कथन सही कारण गलत। चौथा है कथन गलत कारण सही। आप समझिए इस बात को। ऐसे सवाल बच्चों को सबसे कठिन लगते हैं, सबसे आसान तरीका होता है। आइए आपको बताते हैं। पहली चीज़ ये जानते रहिए, अच्छा स्टूडेंट तो वही है दो, जब इसको पता चले सी और डी ऑप्शन लगाना तो बहुत आसान है। अगर कारण गलत है तो सी और कथन गलत है तो डी, यानी दोनों स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा और दोनों स्टेटमेंटों में से एक स्टेटमेंट आपको गलत दिखाई देता है तो अच्छा स्टूडेंट तो ये है कि दूसरा पढ़े ही नहीं।
अगर पहले ही नज़र में कोई गलत दिखता है तो जान लीजिए सी या डी होगा। तो सी और डी तो आप आसानी से लगा लोगे। दिक्कत तब होती है कि जब दोनों स्टेटमेंट सही हो तो ये देखना है कि व्याख्या करता है और व्याख्या नहीं करता है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने बीच में बिकॉज लगाया, क्योंकि वर्ड लगाया, और वो स्टेटमेंट सही दिखता है तो व्याख्या करेगा और नहीं सही दिखता है तो व्याख्या नहीं करता है। अब आप समझिए, इन दोनों स्टेटमेंटों को उठा करके जोड़ लीजिए कि पश्चिमी घाट पर दबाव था इसलिए इनको इधर आना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि दोनों बातें सही होंगी, कोरिलेट होंगी, और इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, कथन और कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। और बाय द वे देखिए, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन भी सेम है। ये भी मसालों के लिए जाना जाता है और सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है उनका यहाँ से काम हुआ। और ये भी देख लीजिए कि जब वो यहाँ से आएंगे तो पहले पूर्वी घाट पे आएंगे कि पश्चिमी घाट पे आएंगे? जाहिर सी बात है पूर्वी घाट पे आएंगे, राइट। इसलिए डचों की जितनी भी प्रारंभिक बस्तियां आपको दिखाई देंगी वो सब पूर्वी घाट पे दिखाई देंगी। मछलीपट्टनम, देवपट्टनम, बिमलीपट्टनम, सो एंड सो एंड सो, राइट। और उसके बाद ये जाएंगे इधर, ऐसा नहीं है कि पश्चिमी घाट की तरफ नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना कॉन्सेप्ट है तो आप कभी भी, कम से कम डचों की पहली कंपनी स्थापित कहाँ हुई, सूरत तो लगा के नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूर्वी घाट पर ही ये स्थापित हुई होगी। और एक बात और भी जानते रहिए, मजेदार बात, कि ये जो तट है वो कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट, आपको बताऊं, कोरोमंडल तट को कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया का बायां हाथ, या दक्षिणी पूर्वी एशिया को कोरोमंडल तट का दाहिना हाथ कहा जाता है। वो सिर्फ इसीलिए कहा जाता है लेफ्ट और राइट के होने की वजह से। क्लियर? तो ये चीज जानने की जरूरत है। तो ये आप दिमाग में रखिए। कॉन्सेप्ट वाइज हमने आपको बताया कि क्यों डच यहाँ पे आए। इसके बाद तो फैक्ट्री स्थापित करनी है, फैक्ट्री का स्वरूप हमने आपको पहले से ही बता दिया है। क्लियर? राइट। अब आपको बताते हैं एक चीज और ध्यान में रखिए कि एक पॉलिसी लेवल पे एक चेंज आया, वो ये कि मसाले व्यापार के साथ, ये कभी भी आपसे उठा करके पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्र को किसने, पण्य का या सूती वस्त्र को किसने 18वीं शताब्दी में फोकस किया? सूती वस्त्र के व्यापार को फोकस किया किसने? डचों ने किया। और याद रखिएगा, सूती वस्त्र का व्यापार 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन, यूरोप में होता था, है ना। वेल डिमांड थी भारतीय सूती वस्त्रों की। लेकिन जब 1760 में औद्योगिक क्रांति हो गई तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, और जब आयात शुल्क बढ़ा दिया तो ये चीजें महंगी हो गई। लेकिन डच एकमात्र ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने कभी, कम से कम सूती वस्त्र पर तो कोई भी सूती वस्त्र पर कभी भी कर नहीं लगाया। तो ये स्पेशल बात आप जानने की जरूरत है। उठा करके पूछा जा सकता है कि वो कौन सा राष्ट्र था, यूरोपीय राष्ट्र था, जिसने कभी भी भारतीय सूती वस्त्र पर कर नहीं लगाया, आयात कर नहीं लगाया। तो आप जानते रहिएगा, डचों को जानते रहिएगा। क्लियर? अब जब आप इतना कॉन्सेप्ट जान लिए तो बस सिर्फ एक चीज और जानने की जरूरत है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि डच कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित हुई। क्लियर है? स्वरूप जान गए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए, बिगिनिंग फैक्ट आप उठा करके जान लिए। तो आप देखिए, पहली जो फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम थी, 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री थी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है? दूसरी पुलिकट में हुई, दूसरी और तीसरी तो पूछेगा ही नहीं, ये इस चक्कर में कतई नहीं पड़िएगा। पहली जानिएगा मछलीपट्टनम में हुई। उसके बाद जो प्रमुख केंद्र थे उसे जानिए। जैसे पुलिकट था, शुरुआती दौर में यही मुख्यालय था और यहाँ से पैगोड़ा जारी होता था। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि पैगोड़ा क्या होता है तो आपको जानते रहिएगा कि डचों द्वारा जारी किया गया, डचों द्वारा जारी सोने का सिक्का जो था, सोने का सिक्का था वो था, डचों द्वारा जारी सोने का सिक्का था। पुत्तुपल्ली, सूरत, पिपली, बिमलीपट्टनम, चिंसूरा, यहीं पर डच काउंसिल थी। चिंसूरा में
डच काउंसिल बैठती थी, प्रशासकीय निर्णय लिए जाते थे। गुस्ताउल फोर्ट यहाँ था, है ना, कासिम बाजार, बालासोर, नागपट्टनम। और सूरत के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितनी भी यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं, अगर आप देखोगे कि सर्वाधिक जो लाभप्रद था, मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबल पार्ट था, वो किसका होता था? सूरत की कंपनी का होता था, चाहे वो डच हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, है ना। तो सूरत आप जानते ही हैं, वैसे भी उस ज़माने में तो हीरे और सोने चांदी के व्यापार के लिए ज़्यादा फेमस था, लेकिन सर्वाधिक जो ट्रांजैक्शन होता था वो सूरत के माध्यम से ही होता था। यानी आप कॉन्सेप्ट जान गए, फैक्ट जान गए, उसके बाद इन कंपनियों को आप जानते रहिए, बहुत है इतना, राइट। अब हम लोग चर्चा करेंगे डचों के बाद, डच के बाद चर्चा करेंगे ब्रिटिशर्स की। एक बहुत सवाल, जनरली सवाल उठा करके पूछ लेता है ना, कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए। तो वो फिगर से ही क्लियर हो जाएगा, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, राइट। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं, ब्रिटिशों की चर्चा करते हैं, राइट। और वैसे भी ब्रिटिशों को तो हमको स्पेशली जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अंततः यही सरवाइव करेंगे। एक बात याद रख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने कभी भी इसकी चर्चा ही नहीं किया, इस बात की चर्चा नहीं किया कि इन ब्रिटिश कंपनियों में संघर्ष कैसे हुआ, क्योंकि संघर्ष मेरा एक अलग टॉपिक ही है, क्लियर। तो इतनी विस्तार से कोई चर्चा आपको नहीं करने वाला है कि कैसे यूरोपीय शक्तियाँ आईं और कैसे कहाँ कहाँ स्थापित हुई। फिलहाल आपको बता दूं, जो ब्रिटिश कंपनी जो आई सबसे पहले, अगर आप देखें 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को अगर आप देखें तो एक ग्रुप था, ब्रिटिश एडवेंचरर्स ग्रुप था, और 31 दिसंबर को इसने बनाया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स, द गवर्नर एंड कंपनी of the merchants trading to the ईस्ट इंडीज, है ना। यही कंपनी जो है आपको जानी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और एक और नाम था इसका, बड़ा लोकल, बहुत ही फेमस नाम था, वो था जॉन कंपनी। और जाहिर सी बात है, एक बार सवाल यही उठा करके पूछ लिया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, तो सबसे उस समय भारत का शासक कौन था? तो जाहिर सी बात है अकबर शासक था। उतना तो आप कोरिलेट आसानी से कर सकते हैं। तो ये बना, और ये जो बनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, राइट। और जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो ज्वाइंट कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, संयुक्त पूंजी उपक्रम स्टॉक कंपनी, इसमें 234 लोगों की पूंजी लगी शुरुआती दौर में। और इसमें भी एक जो पूंजी लगाने वाली थी वो स्वयं कौन थी? एलिजाबेथ थी। तो अब आप बताइए कि अगर कोई भी, जो 234 की जगह पे 217 थी, सॉरी, इसे आप ध्यान में रखिए, 217 थी, यहाँ 217 थी। 217 में एक थी एलिजाबेथ स्वयं थी। और इस कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया
कि ब्रिटिशों की तरफ से एथराइज्ड जो ट्रेड होगा वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और स्वयं महारानी का पैसा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके व्यापार के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी अनुकूल स्थितियां प्रदान की जाएंगी इनके द्वारा। क्लियर है? इसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वो कि किस तरह से पहला व्यापारिक मिशन हुआ। एक बात और भी जानते रहिए कि शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिमांड किया, ये बात कही कि नो लैंड ओनली ट्रेड, कि वो केवल ट्रेड पर बात करेगी और बाकी उसके लिए वो किसी भी लैंड के लिए, लैंड एक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है कि बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस नहीं है कि वो अपना भूमि विस्तार भी करे। हालांकि आप देखिएगा कि ये बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर से ही इस बात के लिए वो प्रयास करेंगे कि किस तरह से उनके साम्राज्य का जो है वो विस्तार हो जाए। आपको बताऊं 1608 में, और एक चीज़ और भी जानते रहिए कि बिगिनिंग दौर में शुरुआती जो इसके भी ब्रिटिशों के भी जो शुरुआती मिशन थे वो दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ हुई थी। याद रखिए कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो व्यापारिक कंपनियां थीं, इन कंपनियों की गतिविधियों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, भारतीय इतिहास का है। इंडियन सेक्टर में जो उनकी गतिविधियां हैं वो है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में उनकी क्या गतिविधियां हुई इसकी कोई बात नहीं है ना। तो 1608 में जो आया, वास्तव में पुर्तगीजों से यूरोप में एक संधि हुई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स भारत में आए कि उन्होंने वो व्यापार में कोऑपरेट करेंगे, है ना। तो 1608 में जो ब्रिटिश जहाज था हेक्टर था, और उसी के साथ यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद है भाई, आप लोगों को बता दें, विलियम हॉकिंस आया, राइट, विलियम हॉकिंस आया, और अब भी थोड़ा बहुत प्रभाव पुर्तगीजों का अब भी था, यानी प्राथमिकता में न देने के बावजूद भी उनके पास ये था। अब विवाद क्यों था? इस समय जाहिर सी बात है शासक जो था आपका जहांगीर हो चुका था। ये उस समय का जेम्स फर्स्ट का, उस समय जो ब्रिटिश शासक था वो था जेम्स फर्स्ट, और जेम्स फर्स्ट के समय में अगर आप देखेंगे तो वो उसका अकबर का पत्र लेकर के आए थे कि मतलब इनके ईस्ट रिक्वेस्ट लेटर था कि इनको व्यापार करने की सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं, दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध होंगे। खैर वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहांगीर के सामने हॉकिंस लेकर के ये पत्र पहुंचा, राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, कुछ हमारे मित्र हैं किताबों में लिख दिए हैं, अब हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत फेमस किताब है आप लोगों के बीच में, तो इस पे आप आश्वस्त रहिएगा, है ना। और इसके बाद अगर साक्ष्य की जरूरत होगी तो फिर साक्ष्य हम आपको बता देंगे कि स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, वहां पे आपको एग्जैक्ट इस विवाद का हल मिलेगा। एक प्रश्न पूछ लिया गया कि जब हॉकिंस साहब पहुंचे तो किस भाषा में बात किए। हालांकि ये कोई बात पूछे जाने वाली नहीं है, लेकिन ये क्यों पूछी गई ये हम आपको बता दें। वास्तव में किताबों में तो सीधे लिख दिया है फारसी में बात की, वो एकदम गलत है। बात जो हुई वो तुर्की में हुई। 100% जानते रहिएगा कि विलियम हॉकिंस ने जो बात किया वो तुर्की भाषा में बात किया। इसके पीछे एक लॉजिक बता दूं तो आप लोग कभी गलत करोगे ही नहीं। वो लॉजिक ये है कि जहांगीर के बारे में आप जानते रहो, जहांगीर फारसी भी जानता था, तुर्की भी जानता था, ये उसकी खासियत थी, राइट। उर्दू भी जानता था, जहांगीर के समय की बात बता रहा हूं। और विलियम हॉकिंस जो था वो तुर्की में राजदूत रह चुका था, और उसे बाय द वे अंग्रेजी के बाद तुर्की भी आती थी। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि अगर एक व्यक्ति को तुर्की, फारसी, उर्दू आती है और दूसरे व्यक्ति को तुर्की और अंग्रेजी आती है तो आपस में किस भाषा में बात करेंगे, है ना। राजकीय भाषा फारसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बाहर से विदेशी यात्री आते थे और अंग्रेजी नहीं जानते थे तो वो द्विभाषिया रखते थे, फारसी में बातचीत होती थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉमन लैंग्वेज जान रहा है तो उसी भाषा में बात होगी। इसलिए इस पे हमको कोई कम से कम क्वेश्चनिंग नहीं करेगा कि तुर्की भाषा में हुई कि फारसी भाषा में हुई। कुछ लोकप्रिय किताबें गलतियां की हैं, होप सो हम तो यही कहेंगे कि भाई राइटर जब उसको रिवाइज करे तो हो सकता है
उसे सुधार दे। लेकिन कई बार आप जानते हैं क्या होता है, कई बार होता यह है जब किताब बिकी रही है तो मेहनत कौन करे, गलत है लड़के आप झेले। तो निश्चित रूप से जानते रहिएगा वो भाषा तुर्की भाषा में हुई है ना। और 400 ये 400 का उन्हें जहांगीर ने मनसब दिया। मनसब एक प्रशासकीय पद होता है, हमने आपको पहले भी बताया है, राइट। और लेकिन एक भी है ना, एक भी अगर आप इनसे कहेंगे कि कोई रियायत नहीं मिली, अगर ये कहिए कि विलियम हॉकिंस को मनसब मिला, सब कुछ मिला, लेकिन विलियम हॉकिंस को कोई ऐसी रियायत नहीं दिया और उसके पीछे कहीं न कहीं पुर्तगीज प्रेशर था। और उस समय पुर्तगीज का जो संकेंद्रण था वो गुजरात के आसपास था। यहीं से हज यात्री जाते थे और हज यात्रियों के जाने की वजह से हज यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के एक दबाव बना हुआ था, इसलिए जहांगीर ने कुछ नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद 1608 में क्या हुआ, 1608 में यूरोपीय कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई। बहुत सारे लोग इस पे भी विवाद करते हैं कि प्रथम फैक्ट्री थी या नहीं थी, है ना। तो जानते रहिए ये भी विवाद से रहित है। पहली जो फैक्ट्री बनी सूरत बनी और पुर्तगीजों को हरा के बनी। और जब पुर्तगीजों को हरा करके बनी तो जहांगीर को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश शक्ति नौसैनिक शक्ति में कम नहीं है, इनको भी हमको प्रायोरिटी देना चाहिए। और आपको बताऊं, जब 1611 में टॉमस रोज आता है दूत बन करके, है ना, हालांकि वो तो बहुत ये भी कहता है कि हमने जो है जहांगीर के समय नूरजहां गुट को पैसे दिए, घूस दिए, लेकिन अब ये बात कितनी प्रमाणित है, जो भी हो उसको कुछ रियायतें दी गई। और फिर आप देखेंगे कि समय समय पर ऐसे बहुत से फरमान मिले जो कि ब्रिटिशों के लिए सहायक बने। हम स्पेशल चर्चा उसकी कर देंगे। जैसे आपको बताऊं, शाहजहां के समय में एक फरमान उसको मिला कि शाहजहां ने उसे दिया कि आप हज यात्रियों की सुरक्षा करिए। ये एक फरमान दिया गया शाहजहां के समय। किताबें कम लिखती हैं, इस बात को जानना चाहिए, लेकिन ये इतना संवेदनशील मुद्दा था ना, धार्मिक मुद्दा होने की वजह से, कि जब ब्रिटिशों ने हज यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किया तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बना। और वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था आगे चल करके काम आएगा ही, राइट, क्लियर। एक बात और भी बताएं, उत्तर मुगल काल में शुरुआत औरंगजेब के समय तक अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशों को सामान्य व्यापार, जैसे हमने पहले भी कहा था कि 1707 के पहले तक जितनी भी ये कंपनियां आ रही हैं सब वहां से सोना चांदी लाएंगी, व्यापार वाणिज्य करेंगी और उसका जो फायदा है वो मिलेगा किसको, भारत को मिलेगा। अगर कॉम्बिनेशन बदलेगा तो वो 1757 के बाद मिलेगा, बदलेगा उत्तर मुगल काल में बदलेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। तो सूरत में बना और इसके बाद हम आपको बताएं बहुत सारी कंपनियां स्थापित हुई अंग्रेजों की। अगर आप देखें सूरत में बनी, मछलीपट्टनम में 1611 में बनी। आप इसे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फैक्ट्री थी और ये दक्षिण भारत में पहली थी, दक्षिण भारत में पहली थी। तो कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1611 में फैक्ट्री बनी, भड़ौच अहमदाबाद 1623 में, आरमा गांव मद्रास में फ्रांसिस डे ने बनाई, है ना, फ्रांसिस डे ने बनाई। यहाँ पर एक सेंट फोर्ट जॉर्ज स्थित था, एक किला था, बहुत फेमस था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आयरकूट थे। ये फैक्चुअल सपोर्ट है, जानते रहिए, है ना। उसके बाद हरिहरपुर बालासोर, हरिहरपुर को हम लोग मानते हैं कि ये पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री थी। ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन जानते रहिए पूर्वी भारत में फैक्ट्री थी, है ना। हुगली 1651 में ब्रिजमैन ने बनाई। सूतानाती गोविंदपुर कोलकाता 1690 के आसपास बनी, है ना। सन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इन प्रमुख फैक्ट्रियों के अलावा भी कई ऐसी जगह थी, जैसे ढाका था, कासिम बाजार था, पटना था। इन स्थानों पर भी ढाका, कासिम बाजार और पटना आदि में भी यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई। क्लियर है। तो ब्रिटिश कंपनियां ऐसे ऐसे स्थापित हुई। अब आपको बताऊं
इसमें कुछ फरमान थे, हम समय समय पे उन फरमानों की चर्चा करेंगे जो बहुत ही फेमस फरमान हुए। जैसे आपको बताऊं, जैसे एक आता है 1632 का सुनहरा फरमान, 1632 का सुनहरा फरमान। ये गोलकुंडा के कुतुब शाह के द्वारा दिया गया और इस सुनहरे फरमान में ये कहा गया कि 3000 आप रुपए दीजिए, टैक्स फ्री व्यापार आप करिए। क्लियर है? तो ये सुनहरा फरमान हुआ। एक बहुत ही फेमस फरमान आप जानते हैं 1717 का फारूक सियर का फरमान। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, आपको बताता हूँ, है ना, कहानियों से तो भरा हुआ है। हालांकि मैं आपको कहानियाँ नहीं बताता हूँ, कई बार आपको लगता होगा कि सर बहुत स्पीड से बताते हैं। नहीं, स्पीड से नहीं बताता हूँ, एक जो लेवल है उसको जानिए। कहानियाँ अच्छी जरूर लगती हैं लेकिन पूछी नहीं जाती हैं। क्लियर है? इसलिए इन फैक्ट्स पे ध्यान रखिएगा, जो इसकी हमने चर्चा किया, इस अप्रोच की ध्यान रखिएगा। सवाल इसी से पूछे जाएंगे, है ना। अच्छा लगना ना लगना वो एक अलग चीज़ है। तो अच्छे लगने के लिए नहीं, आप पढ़ने के लिए, सफल होने के लिए पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए आप जानते रहिए। इसको फारूक सियर को बैकबोन में पीछे फोड़ा हो गया था, और अगर पीठ में फोड़ा हो जाए तो आप समझ लीजिए सोना मुश्किल, और वो भी बादशाह, है ना। और उत्तर मुगल काल का परिवेश देख लीजिए कि इसकी तो चिंता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, बस सही हो जाइए किसी भी तरह से, राइट। और उसी समय में डॉक्टर हैमिल्टन, जॉन सुरमैन, इनका एक मिशन मिला किससे? फारूक सियर से। और डॉक्टर हैमिल्टन ने कहा कि हम आपके पीठ का फोड़ा सही कर देंगे, और जाहिर सी बात है पीठ का फोड़ा तो उसने सही किया। उसके बदले में ये फरमान दिया गया, और वो फरमान क्या था कि 3000 रुपये दीजिए, और 3000 रुपये के बाद बदले में आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाएगी। अब आप सोचिए, लाखों का टैक्स पे करना पड़ता, उस जमाने की बात कर रहा हूं, लेकिन फारूक सियर ने एक अंदाज में कह दिया 3000 दीजिए, टोटल टैक्स फ्री करिए। और ये व्यापार कैसे होता था, उसके लिए दस्तक जारी किया जाता था। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। यहां आप जानिए, दस्तक का मतलब एक तरह से ड्यूटी पास, यानी उस पर केवल ये लिख दीजिए कि ये व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया जा रहा है, तो वो उस व्यापार को पे कहीं टैक्स नहीं लगना है, राइट। आगे देखिएगा कि इसी के दुरुपयोग की वजह से बक्सर का युद्ध होगा, क्योंकि ये भारतीय व्यापारियों को भी पास जारी कर देते थे। मालूम है, कोई भारतीय व्यापारी है, उसको 2000 टैक्स देना है, 1000 रुपये उससे लिए, कहे कि अब जाओ ये ड्यूटी पास दे दो, क्योंकि वो अनलिमिटेड व्यापार था। कितना व्यापार किया जाएगा ये डिसाइडेड नहीं था। तो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, इन फरमानों का समय समय पे और सारे फरमान इसको दिए गए, लेकिन ये कुछ ऐसे फरमान थे जिसकी वजह से जो है इनको विकसित होने में काफ़ी सहायता मिली, राइट। तो ये ब्रिटिश शक्तियाँ थीं। हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ हम संघर्षों की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद एक छोटी सी कंपनी आई, डेन, 1620 में ट्रैंकूवर में बनाई, 1676 में श्रीरामपुर में बनाई। सिंपल सी छोटी छोटी कंपनियां थीं। ये जानती थी कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो ये ब्रिटिशों की अधीनता स्वीकार कर लें, उन्हीं की अधीनता में अपने ये व्यापार करते थे। और दूसरा, इन्होंने क्या किया कि कम से कम जो मिशनरीज थीं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थीं, मिशनरी वर्क किया इन्होंने, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में किया, ये सारा किया। क्लियर है? और उसके बाद जो आए वो फ्रांसीसी आए, लुई 14 के समय में, लुई 14 के समय में। अब समझिए जरा, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये तो केवल एक फैक्चुअल पार्ट है, इसे आप जाने। डेन कब आए? अब हम लोग चर्चा करते हैं फ्रांसीसियों की। क्लियर? तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी, आपको पहली बात तो आपको एक बात और बता दें कि यूरोपीय राजनीति में अब तक नंबर 1 था फ्रांस। और इन व्यापारिक मार्गों की वजह से, व्यापार के माध्यम से इस बात का आकलन किया जा रहा था कि हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ जाए। तो जाहिर सी बात है,
नंबर 1 और नंबर 2 में बड़ा कंपटीशन होता है, राइट। फ्रांसीसियों ने, अब आप सोचिए 50 साल बाद लगभग, भाई 1600 में कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी बनी आपकी 1664 ईस्वी में और एक्टिव हुआ ये 1668 में, तो लगभग 50-60 सालों का अंतर है। तो फ्रांस को लगा कि हमें भी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाने का प्रयास किया। याद रखिएगा, बनी नहीं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाने का प्रयास किया, राइट। और कैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इन्होंने जनता से कहा कि आप पैसा लगाइए, लेकिन जब पैसा लगाने की बात हुई तो जनता ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। कारण ये था कि जो फ्रांसीसी जनता थी, जो फ्रांसीसी समाज था, ऑलरेडी समृद्ध समाज था, उसे इससे कोई मतलब ही नहीं था, तो उसने इन्वेस्ट नहीं किया। और जब इन्वेस्ट नहीं किया तो इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुआ वो किसका हुआ? सरकार का हुआ। और जब सरकार का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये इस कंपनी का स्वरूप बदल जाएगा और ये जो कंपनी होगी वो क्या होगी? मुख्यतः सरकारी कंपनी होगी। क्या होगी? मुख्यतः सरकारी कंपनी होगी। अब आप देख लो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वो रही, वो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका उसमें ज़्यादा होगी, उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निजी क्षेत्र में जाएंगे। इसका जो निर्णय होगा वो कौन लेगा? सरकार लेगी। और जब सरकारें निर्णय लेंगी, जब सरकारी कंपनी होगी और निर्णय काम यहाँ करना है, निर्णय सरकार वहाँ रहेगी, तो निश्चित रूप से सरकारी हस्तक्षेप होगा, तो यह भी इनके एक बहुत बड़े पतन का कारण होगा। यानी फ्रांसीसी कंपनी का जो स्वरूप है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप से बहुत अलग होगा, क्योंकि जब हम संघर्षों की चर्चा करेंगे तो सबसे सशक्त संघर्ष होगा फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों में। तो पराजय के कारणों को जानने के लिए यहाँ हम लोग स्वरूप को बहुत अच्छे ढंग से जान लें। क्लियर है? फिलहाल फ्रैंक कैरो 1664 ईस्वी में कोलबर्ट का एक नाम आता है। कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। कोलबर्ट उसका वित्त मंत्री था और 1668 में फिर यहाँ पे सूरत में फ्रैंक कैरो ने स्थापित किया। 1669 में मछलीपट्टनम में, 1673 में पौंडीचेरी में, 1690 में चंद्रनगर में, 1720-25 में माहे, करिकाल, ये सारी कंपनियां स्थापित हुई। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा, आपको सन पे एकदम ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है प्रमुख कंपनियां कहाँ थीं। पहली तो आप ज़रूर जानेंगे, सूरत के द्वारा हुई। और आप देखिए फ्रांसीसी कम से कम इस स्थिति में थे कि उनका कोई विरोध नहीं कर सका। डच नहीं आ पाए, है ना। आपने देखा अंग्रेज भी पहले दक्षिण पूर्वी एशिया गए, लेकिन ब्रिटिशों की उपस्थिति के बाद भी सूरत में पहली फैक्ट्री खोलना ये कहीं न कहीं इंडिकेशन था कि हम रेडी हैं आपसे संघर्ष के लिए। क्लियर है? फिलहाल कुछ और भी सूचनाएं हैं, जैसे पांडिचेरी है। पांडिचेरी उनका एक तरह से वो रहा, क्या कहते हैं, पांडिचेरी प्रशासकीय नगर रहा। चंद्रनगर में एक स्पेशली बस्ती बनाई गई। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जानते रहिए। स्पेशली उन कंपनियों को जानिए जहां पर फ्रांसीसियों ने ये अपनी कंपनियां स्थापित की। और अंतिम कंपनी स्वीडिश थी, 1730 के आसपास थी। क्लियर है? 18वीं शताब्दी में सबसे लास्ट में आई। इसने भी अपने व्यापार को सिर्फ चीन के साथ ही रखा और इस प्रतिस्पर्धा में कोई भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया। राइट? अब कुल मिलाकर के आप ये ध्यान में रखिए कि आज जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां आईं, है ना, और उनके विभिन्न केंद्र क्या थे। उससे पीछे उससे संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट थे वो हमने बताया, हर कंपनियों के स्वरूप के बारे में बताया, है ना, और उन केंद्रों के बारे में चर्चा की। हमने यहाँ पर कहीं संघर्ष की चर्चा नहीं की। जब हम लोग क्षेत्रीय राज्यों के उदय को देख लेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में इन कंपनियों में आपसी संघर्ष कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये बात तो हमने पहले से ही फिगर में भी आपको डिसाइड करके बता रखी है कि इनका जो संघर्ष हमने आपको
जो जहाँ से हमने शुरुआत किया था वो यही बताया था कि ये जो कंपनियां आएंगी, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डेन, फ्रांसीसी, स्वीडन, हमने इस पूरे सेगमेंट की चर्चा किया कि ये आपस में संघर्ष करेंगी और इनके बीच का जो कारण होगा वो एकाधिकार का होगा। लेकिन यहाँ हमने केवल आगमन विषाद की तरह से बताया कि किन केंद्रों पे इन कंपनियों का वो था, और संघर्ष को हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। और अब तक जो व्यापार का ढांचा था, हमने आपको बताया कि मोटे तौर पर क्या होता था कि ये सारी की सारी कंपनियां यूरोप से क्या करती थीं, सोना चांदी ले आती थीं, बुलियंस ले आती थीं, यहाँ के स्थानीय मार्गों से, स्थानीय मार्केट से चीज़ों को खरीदती थीं और उसे फिर यूरोपी पूरे यूरोप में बेचती थीं और वहीं से वो प्रॉफिट कराती थीं। यानी कम से कम 1750 तक यूरोपीय कंपनियों का जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, राइट। और जब हम संघर्ष की प्रक्रिया को देखेंगे, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि जब हम इसके संघर्ष की प्रक्रिया को देखेंगे तो निश्चित रूप से हम संघर्ष में ही ये समझेंगे कि जो व्यापारिक स्वरूप था इनका, वो स्वरूप कैसे बना और किस तरह से उपनिवेश को स्थापित किया, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेशन से इन चीज़ों को सुना। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप इन सेंटर्स को एलोकेट कर लें, देख लें, टेबुलेट कर लें। भाई मैंने अपनी तरफ से सारे मॉडल्स आपको बता दिए, टेबुलेशन मेथड भी बता दिया, डिटेल में भी बता दिया, पॉलिसी से कोरिलेट करके बता दिया, जोग्राफिकली बता दिया, राइट। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर जब क्वेश्चंस आएँ तो उसे बेहतर ढंग से करें। अब आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट कर रहे होंगे, ले भी रहे होंगे। देखिए मैंने आपको इसी सेगमेंट को क्लियर करते हुए बताया कैसे पतन हुआ, कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। आगमन पे हमने रुका, संघर्ष पे आया नहीं आपको, है ना, क्योंकि ये आगमन 18वीं शताब्दी के पहले का है और ये फिगर जो है वो 18वीं शताब्दी का है। और मेरा जो टॉपिक है वो संघर्ष का टॉपिक वो 18वीं शताब्दी में डिस्कस होगा, इसलिए यहाँ हमने उठा करके लिख दिया था, राइट। तो हम लोग पहले इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ और फिर ये संघर्ष की प्रक्रिया को करेंगे। यानी इस उपनिवेशवाद को स्थापित करने में राजनैतिक रूप से अगर आप देखोगे तो मुश्किल से हम लोग अगले 4-5 क्लासेज में, 6 क्लासेज में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे बना, राइट। और जब हम प्रशासकीय ढांचे के निर्माण की बात करेंगे तो वो आपका पूरा साम्राज्य बनेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।